हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन आरसीसी क्लासेस अली कैरियर। ये है हमारा लेक्चर नंबर 9 और हमारी द ह्यूमन आई का पार्ट 2। और ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको जो भी टॉपिक बचे हैं वो कवर कराए जाएंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि हम लास्ट में पढ़ेंगे और वो क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। और किसी ने हमारा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है पार्ट फर्स्ट, तो ऊपर आई बटन है, वहाँ आप उसको जाकर देख सकते हैं और हम इसको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। अब हम बात करेंगे ये ग्लास प्रिज्म क्या होता है। आपको नाम से ही इसको पता चल रहा होगा ग्लास प्रिज्म का मतलब क्या होता है। तो देखिए, कांच का प्रिज्म। अब यहाँ होता क्या है, ये समझ लेते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म क्या होता है, एक पैरामाइडियल पीस होता है ग्लास का। अब पैरामाइडियल पीस क्या होगा, आपने देखा होगा इजिप्ट के अंदर जो पिरामिड्स हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं, इस तरह के हैं, ठीक है। और उनका जो बेस होता है वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप में ही होता है। और इसकी लेटरल एजेस जो होती हैं वो कैसी होती हैं, कुछ रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं, इस तरह से, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। तो एक ऐसी फिगर जिसमें क्या होता है, दो बेस होती हैं और वो दोनों बेस कैसी होती हैं, पायरामिडियल शेप की जो बेसिस होती हैं वो कैसी होती हैं, ट्रायंगुलर शेप होती हैं। एक ये है ट्रायंगल और आपका एक ट्रायंगल ये है। और बाकी जो हमारी लेटरल फेसेस हैं, लेटरल जो इसकी साइड में फेस होते हैं, एक फेस आपका ये हुआ, ये देखिए रेक्टेंगुलर शेप में है जो हम बना रहे हैं फिगर रेड कलर से। एक आपका ये है रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल हो गए आपके। और एक आपका जो बैक वाला रेक्टेंगल है वो ये है पीछे, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, नीचे। ये है आपका थर्ड रेक्टेंगल। और यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल्स हैं इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, लेटरल फेसेस कह रहे हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि प्रिज्म क्या होता है। एक ऐसी फिगर होती है, एक ऐसा ग्लास का पीस होता है जिसमें ट्रायंगुलर बेस होते हैं और दो ट्रायंगुलर बेस होते हैं और तीन इसके रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। अब यहाँ प्रिज्म से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है या रिफ्रैक्शन हो रहा है, सॉरी, रिफ्रैक्शन हो रहा है, वो किस तरह से होगा वो आपको बताते हैं। तो देखिए, जब भी व्हाइट लाइट आती है, कहाँ से आती है, देखिए ये व्हाइट लाइट आ रही है, ये हमारी क्या है, व्हाइट लाइट है। ये जो व्हाइट लाइट है कैसे जाती है, ये सीधी जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, ये व्हाइट लाइट है, ये यहाँ जा रही है, इस प्रिज्म पे टकराई, ये 2D फिगर में है प्रिज्म की। तो यहाँ टकराने के बाद ये रिफ्लेक्शन हुआ और रिफ्लेक्शन के बाद ये 7 कलर में टूट जाती है। तो ये देखिए क्या हुआ, 7 कलर में टूट गई है या स्प्लिट हो गई है। इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं। अभी हम डिस्पर्जन की भी डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब ये 7 कलर में जो डिवाइड हुई है, इस 7 कलर के स्पेक्ट्रम को, मतलब 7 कलर के जो बैंड है, बैंड मतलब ये पट्टियां दिख रही हैं आपको, एक ये है, एक ये है, एक ये है, कुल मिला के यहाँ आपको 7 कलर दिख रहे हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये सारे क्या है, बैंड ऑफ कलर कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम एंगल ऑफ प्रिज्म की। तो देखिए, जो इसकी लेटरल सरफेसेस हैं, ये प्रिज्म है, इसकी लेटरल सरफेस कौन सी है, एक ये है और एक लेटरल सरफेस ये है। इन दोनों के जरिए जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं और इसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो वो एंगल जो हमारी लेटरल सरफेसेस से बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम यहाँ फिगर बनाए देते हैं, यहाँ बनी हुई है, देखिए एक ये जा रहा है इंसिडेंट रे। अभी इंसिडेंट रे क्या हुआ, यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई, ठीक है, और फिर दोबारा से रिफ्रैक्शन, ये इस तरह से हो गया इधर, ठीक है। तो ये जो रिफ्रैक्शन हुआ है, जो सेकंड रिफ्रैक्शन हुआ है, इसके बाद जो ये रे जा रही है निकल कर, इसको हम क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे कहते हैं, ठीक। अब इस इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के दरमियान भी एक एंगल बनेगा। उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। इसको डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं डेल्टा, डेल्टा एम, ठीक है। या इसको डी से भी डिनोट कर सकते हैं, क्या है, डी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, एंगल बिटवीन, मतलब वो एंगल
जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो देखिए एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, तो ऑप्शन में दिए होंगे एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म, या कोई भी एंगल हो सकता है, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल। तो आपको आंसर क्या देना है, एंगल ऑफ डेविएशन देना है। ठीक है, तो यहाँ देख लिए फिगर में ये जो एंगल बन रहा है ये हमने इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाया। ठीक है, अभी इंसिडेंट को बढ़ाया हमने आगे, और यहाँ पर हमने क्या किया, इस रिफ्लेक्टेड रे को आगे बढ़ाया। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, देखिए ये वाला एंगल जो है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ रिलेशन है, उस रिलेशन को भी हम पढ़ लेते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म में और एंगल ऑफ डेविएशन में। वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन हमने यहाँ रेड से मार्क कर रखा है, वो है साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है, साइन ए अपॉन 2। अब यहाँ पर साइन की जो वैल्यूज हैं, एक 30 डिग्री है, एक 45 डिग्री है और एक 60 डिग्री है। इन तीन वैल्यूज को आपको याद रखना है, जो कि आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, और आपने ये चैप्टर कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब आपको पता है कि जो हमने बताया है ये व्हाइट लाइट आ रही थी। अब ये व्हाइट लाइट होती क्या है, ये देख लेते हैं व्हाइट लाइट क्या होती है। तो देखिए व्हाइट लाइट क्या होती है, ऐसी लाइट होती है जिसके अंदर 7 कलर होते हैं, ये मल्टी कलर होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, व्हाइट लाइट कहते हैं। तो देखिए व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। और ये जो 7 कलर हैं, इनमें कौन कौन से वो कलर शामिल हैं जिसमें हम 7 कलर कह रहे हैं, वायलेट है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर होते हैं। अब इसमें एक टर्म और आ जाता है जिसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है 1। आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, सेकंड चैप्टर में, जब आपने पॉलिनोमियल का चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 8th में मैथ में, तो पढ़ा होगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनो का मतलब एक होता है, तो ऐसी लाइट रे जिसमें एक ही कलर पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम लाइट, इसमें क्या होता है, ये एक ही कलर की बनी हुई होती है और इसकी वेवलेंथ भी एक ही होती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। अब आते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट क्या होता है। पॉलीक्रो का मतलब ही है, पॉली का मतलब मैनी, और हमने पढ़ा था नोमियल मतलब टर्म, तो यहाँ पर पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, तो ऐसी लाइट जिसमें बहुत सारे कलर पाए जाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहते हैं, या ये कह सकते हैं मोर देन 2 कलर पाए जाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहते हैं, जैसे कि व्हाइट लाइट है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था अभी डिस्पर्जन, एक टर्म आया था ऊपर, जो मैंने अभी आपको बताया था कि डिस्पर्जन क्या होता है। अब यहाँ डिस्पर्जन लेते हैं, ये क्या होता है। तो देखिए डिस्पर्जन क्या फिनोमेना है। डिस्पर्जन का मतलब होता है जो हमारी व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट स्प्लिट कर जाती है, किसमें, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, यानी जिन कलर से वो मिलके बनती है उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है पार्ट्स। जैसे आप चाय बनाते हैं तो चाय में क्या है, दूध, चीनी, पत्ती, ये सब क्या है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। इस तरह से व्हाइट लाइट के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हैं, 7 कलर्स हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो डिस्पर्जन क्या होता है, व्हाइट लाइट का 7 कलर में टूट जाना, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, जब ये ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजरती है। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है, यहाँ पर ये जो हमारा ग्लास प्रिज्म है, जो आपको दिख रहा है अभी यहाँ साफ साफ फिगर में, ये हमारा ग्लास प्रिज्म है, यहाँ व्हाइट लाइट आ रही है ये। तो ये व्हाइट लाइट क्या होती है, स्प्लिट कर जाती है किसमें, 7 कलर्स में, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं। अब यहाँ कुछ दो इंपॉर्टेंट टर्म भी हैं, यहाँ 7 कलर की जो लाइट है उसमें कुछ ऐसा है जो कि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसकी, वेवलेंथ की। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरी चीज़ घट रही है। ठीक है, अगर एक चीज़ को बढ़ाएं तो दूसरी चीज़ घट जाए, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ की कीमत बढ़ती चली जा रही है तो आप उसकी क्वांटिटी को कम खरीदेंगे। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशन कहते हैं।
अब यहाँ पर इस इनवर्स रिलेशन के साथ साथ हमने दो चीज़ें और पढ़नी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। पहला क्या है, जो रेड लाइट होती है। अब आपने देखा होगा लेज़र लाइट जो होती है बच्चों के हाथ में, जो नुमाइश वगैरह से लेकर आते हैं बच्चे एग्जीबिशन से, तो उसमें जो लाइट होती है लेज़र लाइट वो सीधी जाती है। इसका मतलब वो कहीं तिरछी नहीं हो पाती है, नहीं मुड़ती है, कहीं पर सीधी जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं जो रेड लाइट होती है 7 कलर में, वो लेस्ट डेविएट होती है, यानी उसका एंगल ऑफ डेविएशन बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, और बहुत दूर तक जाती है। इसका मतलब दूर तक जाने का मतलब क्या है, उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो याद रखिएगा, रेड लाइट की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है एंड लीस्ट डेविएट होती है लाइट। ठीक है, रेड लाइट। अब आते हैं वायलेट लाइट। वायलेट लाइट क्या होती है, बहुत ज़्यादा डेविएट होती है और इसकी वेवलेंथ जो होती है वो स्मॉलेस्ट होती है। इतना याद रखना है आपको ऑब्जेक्टिव के लिए। बस ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए, अगला टॉपिक है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब भी हमारी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में आती है, ये हमारा डेंसर मीडियम है जो डी लिख रखा है हमने यहाँ पर, डी है हमारा डेंसर मीडियम, ये आर है हमारा रेरर मीडियम है। तो जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में आती है तो कुछ ना कुछ रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो गया यानी अपने रास्ते से हट गई है। उसके बाद ये हमारा 3 फिगर्स हैं, इन 3 फिगर्स के ज़रिए हम आपको समझाएँगे क्या-क्या होता है इसमें। तो देखिए, जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से कहाँ आती है, रेरर मीडियम के अंदर आती है, तो यहाँ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, कौन-सा एंगल? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, वो अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए, इसी को हम क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम बात कर रहे थे डेंसर और रेरर मीडियम की। तो आपको बता दिया गया था डेंसर मीडियम क्या होता है। अगर कोई बच्चा नया है जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो इससे पहले वाला पार्ट देख ले, ताकि उसको अच्छे से समझ में आ जाए। और हमारे 7 लेक्चर और हैं इससे पहले, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डिटेल में बताया है। आप उसको भी देख सकते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितने भी गवर्नमेंट टेस्ट होते हैं उसमें भी ये चैप्टर आते हैं। ठीक है, तो देखिए, सेकंड हमारा फिगर है, बी पार्ट है। इसमें क्या है, इंसिडेंट रे आई। यहाँ पर क्या हुआ, इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्शन एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब ये जो 90 डिग्री हुआ, इस 90 डिग्री की वजह से जो इंसिडेंट एंगल था वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया किसमें, क्रिटिकल एंगल में, यानी सी में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर आई जो है किसके बराबर होगा, सी के बराबर हो जाएगा। यहाँ क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा आई। और अगले केस में क्या होगा, जो आई होगा अगर सी से बड़ा हो गया, यानी सी से ग्रेटर देन हो गया, तो इस केस में जो रिफ्लेक्शन है डेंसर मीडियम में ही हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए, अंदर की तरफ ही ये आ रहा है लाइट। ठीक है, मतलब क्या था, जिधर से लाइट रे गई थी उधर ही लाइट रे वापस आ रही है। इसी को इंटरनल रिफ्लेक्शन कहें। इंटरनल मतलब अंदर की तरफ, तो जहां से लाइट रे जा रही है वहीं वापस आ रही है। इसी को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है कि जो लाइट आएगी हमेशा ऑब्लिक आएगी। ऑब्लिक मतलब तिरछी, इस तरह से। कहाँ से कहाँ आएगी, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम के अंदर आएगी। डेंसर मीडियम कौन सा होता है, जो हल्का मीडियम होता है उसे रेरर कहते हैं, और जो भारी मीडियम होता है उसको हम डेंसर कहते हैं। जैसे वाटर एयर के रेस्पेक्ट में भारी है और एयर क्या है, हल्की है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्या हो जाता है, क्रिटिक ज्यादा हो जाता है। ये भी याद रखना है आपको, ये दो कंडीशंस हैं। अब आते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल के बारे में बात करेंगे। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इसमें कह रहे हैं जब इंसिडेंट एंगल के लिए रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू कितनी हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तब इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ये कह रहे हैं जब रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू कितनी हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उस केस में इंसिडेंट एंगल को ही हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब यहाँ पर हम एक फिनोमेना और पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं रेनबो। रेनबो कैसे बनता है वो बताते हैं हम आपको। तो देखिए, रेनबो अपने एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है जो कि हमें स्काई में दिखता है, आसमान में दिखता है। कब, जब बारिश हो जाती है उसके बाद दिखता है। ये क्यों है, ये होता है आपकी स्प्लिटिंग से, ये भी स्प्लिटिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, यानी डिस्पर्जन की वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, और इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, लाइट रे सूरज से आ रही है यहाँ से, और ये रेन ड्रॉप है,
यानी पानी की बूंद है, इस पर टकराई, यानी कि ये रिफ्रैक्शन हुआ, फिर से यहाँ टकराई और ये इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, और फिर यहाँ से ये हमारा आंखों की तरफ लाइट आ गई। तो हमें क्या दिखता है, इसका स्पेक्ट्रम बना हुआ दिखता है 7 इस तरह से, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेनबो कहते हैं। तो रेनबो क्या होता है, एक नेचुरल फिनोमेना होती है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जाता है कि जो रेनबो होती है वो किस वजह से बनती है। तो पहला है डिस्पर्जन की वजह से, दूसरा रिफ्रैक्शन की वजह से, और तीसरा इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, रेनबो बनती है। अब आते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो क्या होता है, क्योंकि हमारी जो एटमॉस्फेयर है इसमें कई सारी लेयर्स पाई जाती हैं। ये हमारी बहुत सारी लेयर्स हैं जो हमने यहाँ बना रखी हैं। जब लाइट रे आती है तो मान लीजिए यहाँ से जा रही है यूँ, ये एक तिरछी जाती है, इस तरह से जिगजैग मोशन में जाती है। तो यहाँ पर जिगजैग मोशन में जा रही है लाइट रे, जिसकी वजह से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है एटमॉस्फेयर की लेयर्स की वजह से हो रहा है, और यही रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो जब लाइट रे कई सारी लेयर से होकर गुजरती है तो वो जिगजैग मोशन में आ जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह क्या फिनोमिनाज होती हैं, वो उसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। वो क्या क्या फिनोमिना होती हैं, फिनोमिना मतलब घटनाएं, वो क्या क्या होती हैं वो देख लेते हैं। पहला है apparent flickering of the object placed behind a hot object or fire। जब भी आग जलती है तो आग जब जल रही होती है तो आपको दिखता है कि आग के दूसरी तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी है तो हमें वो क्या होता है, हिलती हुई नजर आती है। ये भी किसकी वजह होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। इसी को हम कहते हैं फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगला क्या है पॉइंट, स्टार्स नियर होराइजन अपीयर स्लाइटली हायर देन दे एक्चुअली आर। मतलब क्या है, जब होराइजन के करीब होता है, यानी जो गोल सरफेस होता है अर्थ का, उसको होराइजन कहते हैं। जब यहाँ से हम इस तारे को देखते हैं तो ये यहाँ नजर ना आकर ये कुछ ऊपर नजर आता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टार नियर द होराइजन अपीयर स्लाइटली हायर देन दे एक्चुअली आर। मतलब इसकी पोजीशन जो है वो ऊंची नजर आती है जितनी वो होती है। ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तीसरा क्या है, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, यानी सूरज निकलने से पहले नजर आता है और डूबने के बाद तक आपको नजर आता रहता है। अगर किसी ने ये फिनोमिना ना देखी हो, अब सूरज जब निकले तो आप छत पे खड़े हो जाएं और देखें कि क्या हो रहा है, आपको यही चीज नजर आएगी जो हमने बताई है। तीसरा के बाद चौथा पॉइंट है अपरेंट फ्लैटरिंग ऑफ द सन डिस्क। जो सन है की जो डिस्क होती है, यानी जो उसका गोल आकार है, वो हमें एक डिस्क लाइक नजर आता है। डिस्क मतलब जो आपकी डिस्क होती है ना, जो हम उसमें चलाते हैं, आपके वीसीआर वगैरह में चलाते हैं, ठीक है, सीडी वगैरह जो होती है, इसको हम डिस्क कहते हैं। तो ये डिस्क की तरह नजर आता है, वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तारा टिमाना यानी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये भी किस वजह से होता है, ये भी हमारे रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो आपको ये 6 पॉइंट, 5 पॉइंट याद रखने हैं, ऑब्जेक्ट में पूछे जा सकते हैं कि अपरेंट फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस बिहाइंड अ हॉट ऑब्जेक्ट और फायर, ये किसकी वजह से होता है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये होता है। चलिए चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। तो देखिए अगला टॉपिक है हमारा स्कैटरिंग इफेक्ट। स्कैटरिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब भी लाइट है, ठीक है, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन बाय कोलॉइडल पार्टिकल, यानी जो कोलॉइड्स पार्टिकल होते हैं उनसे लाइट बिखर जाती है टकराकर, इसी को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग इफेक्ट कहते हैं। जब भी आपने देखा होगा आपके रूम में एक होल हो रहा हो और जब रोशनी आती है अंदर, तो क्या होता है, वहां पर जो पार्टिकल हैं वो घूमते हुए हमें नजर आते हैं, यानी वो नजर आने लगते हैं। इन्हीं को पार्टिकल को हम कोलॉइड्स पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये पार्टिकल हमें नजर आते हैं घूमते, इसी को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, यानी लाइट इनसे टकराकर बिखर जाती है, ठीक है। आते हैं स्कैटरिंग जो होता है ये वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे हमने पिछला देखा था, ठीक है। तो स्कैटरिंग इफेक्ट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ की, यानी वेवलेंथ अगर जिसकी कम होगी उसकी स्कैटरिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। जैसे हमने देखा था जो वायलेट लाइट थी उसकी वेवलेंथ कम थी, इसलिए वहां पर स्कैटर बहुत ज्यादा हो रही थी, ठीक है, यानी एंगल ऑफ डेविएशन उसका बहुत ज्यादा था। अब ये स्कैटरिंग की वजह से एक इफेक्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब भी लाइट या हमारी जो नॉर्मल लाइट होती है ये पास होती है कहाँ से, कोलॉइड से, अगर उस रास्ते में जिससे ये जा रही है वहाँ कोलॉइडल पार्टिकल आ जाएं, यानी ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाएं जिसको हम कोलॉइड्स कह रहे हैं, धूल के पार्टिकल्स हों,
ठीक है, या मिट्टी के हों या पार्टिकल्स हों, उनको कॉलॉइड्स पार्टिकल कहते हैं, जो सिर्फ हवा में घूमते रहते हैं, सेटल नहीं होते हैं, इन्हें कॉलॉइड्स कहते हैं। जब लाइट रे कॉलॉइड्स पार्टिकल से पास होती है तो पार्टिकल हमें नजर आने लगते हैं। इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टिंडल इफेक्ट किसकी वजह से होता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये हमारे टॉपिक फिनिश हो गए और इसके साथ साथ आपका चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है फार पॉइंट किसका, मायोपी एक पर्सन का कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। तो इस बंदे को, जिसको बीमारी है कौन सी, मायोपिया वाली। मायोपिया कौन सी बीमारी होती है, जिसमें हमें पास का नजर आता है लेकिन दूर का नजर नहीं आता या कम नजर आता है, इसी को हम कहते हैं मायोपिया डिजीज कहते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि नेचर बताइए और पावर बताइए उस लेंस की जो इसको करेक्ट करने के लिए यूज करेंगे। तो हमने यहाँ दो तरीके से क्वेश्चन किया है, आप दोनों में से जो तरीका आपको पसंद आता है आप उसके जरिए कर सकते हैं। तो देखिए जो भी क्वेश्चन में सवाल में आ जाए मायोपिया, मायोपिया पर्सन और फार पॉइंट दे दिया जाए, तो यहाँ फार पॉइंट हमेशा जो क्वेश्चन में दिया होगा वो आपका कह रहा है। एक बार और समझ लेते हैं। इसमें कहा है फार पॉइंट दिया हुआ है एक मायोपिक पर्सन का, कितना दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर। और इसमें पूछा गया है नेचर बताइए और पावर बताइए उस लेंस की जिसको इस्तेमाल किया जाएगा इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए। तो देखिए जब भी कोई बंदा मायोपिक पर्सन होता है यानी उसको मायोपिया की डिजीज होती है, तो उसके लिए हमें मालूम है, हमने पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में, जो हमारा पार्ट फर्स्ट था। क्या पढ़ा था कि उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और कॉनकेव लेंस है तो हम यहाँ यूज करेंगे वी और यू का। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने दो पार्ट में या दो तरीके से कर रखा है, तो आपको जो भी तरीका बेहतर लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट की जो दूरी होगी वो क्या मानेंगे, हम इन्फिनिटी मानेंगे। किस केस में, याद रखें आप, फार पॉइंट है यहाँ पर और मायोपी एक पर्सन है। तो फार पॉइंट जो दिया है क्वेश्चन में, जो दिया होगा वो फार पॉइंट कहलाएगा, यानी वी की वैल्यू होगी ये। तो ये हमने ले लिया -80 सेंटीमीटर। और जो ऑब्जेक्ट की दूरी है जिसको हमने यू कहा है वो इन्फिनिटी ले लेंगे हमेशा मायोपिया वाले केस में। तो यहाँ हम फोकल लेंथ निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, लेंस फार्मूले को यूज करेंगे। लेंस फार्मूला आपको याद रखना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ 1/v की वैल्यू की जगह हम लिख देंगे -80 और u की जगह लिख देंगे इन्फिनिटी। तो ये 1/इन्फिनिटी को हम क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। तो यहाँ 1/इन्फिनिटी का जो आंसर आया है वो जीरो आया है। अब यहाँ बचा आपका 1/f इज इक्वल टू 1/80 बचा। जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो f की जो वैल्यू है ये कितनी आ गई, 80 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि पावर का फॉर्मूले दो होते हैं, एक 1/f होता है और एक होता है 100/f। तो यहाँ 100/f किस केस में लगाते हैं, जब f सेंटीमीटर में होता है, तो यहाँ 100/f लगाएंगे। तो यहाँ 100/80 लिख दिया। तो हमने डिवाइड किया, आंसर कितना आया, 1.25 माइनस का। माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ कॉनकेव लेंस है। ठीक है, अब हमने इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से किया है, वो भी हमने बता चुके हैं। हमने लेस जो हमारा लास्ट लेक्चर था, ठीक है, पार्ट फर्स्ट था इसका, उसमें बताया था, आप उसको जाकर देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो यहाँ जो क्वेश्चन में दिया है फार पॉइंट दिया हुआ है, इस फार पॉइंट को हम इसमें क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। वो कितना है, 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब फोकल लेंथ जो होती है वो इस एक्स के माइनस के बराबर होती है, यानी -x होता है फोकल लेंथ। तो आप आंख बंद करके -80 लिख सकते हैं। तो आपका डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू मिल गई है एफ की। अब क्या करेंगे, पावर निकालनी थी, तो पावर निकाल लेंगे 100/f करके, क्योंकि f सेंटीमीटर में है। तो यहाँ हमारा कितना हो गया, 100/80। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 80 से तो आंसर आएगा 1.25। ठीक है, डिवाइड कुछ लोगों को प्रॉब्लम कर रहा होगा तो आप यहाँ डिवाइड इस तरह से कर सकते हैं। जो 100 है यहाँ लिखेंगे अंदर। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जिनसे अभी तक कुछ आता ही नहीं है या फिर जो अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं, तो इनके लिए मैं यहाँ बता देता हूँ। ये 80 है, 80 से जब 100 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ 80 लिखेंगे। ठीक है, ये बहुत बारीक चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए। 80 आ गया, यहाँ कितना बचेगा, 20 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ 20 बचा, क्या करेंगे, अब 20 80 की टेबल में नहीं आएगा, इसलिए हम पॉइंट लगाएंगे और एक ज़ीरो यहाँ बढ़ा देंगे। कितना आ गया, 200। अब 80 का टेबल कितनी बार बोल रहे हैं,
2 टाइम्स पढ़ेंगे और कितना जाएगा 160 आ जाएगा। और इस 160 को जब 200 में से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 40 आ जाएगा। अब ये जो 40 आया है हमारा, देखिए ये 40 आया है। अब ये 40 भी 80 की टेबल में नहीं आएगा, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ा लेंगे। अब 80 की टेबल में 40 कितनी बार में आता है 5 बार में, यानी 8 की टेबल में 40 5 बार में आता है, इसलिए 80 की टेबल में भी 400 5 बार में आएगा। तो यहाँ लिख देंगे 400 और 400 से 400 माइनस करेंगे, आंसर कुछ भी नहीं बचेगा। तो जो हमारा क्वेश्चन में है आंसर वही हमारा आंसर आ गया 1.25। डी मतलब डायोप्टर, ये पावर की यूनिट होती है, याद रखिएगा इसको। तो ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो आपको जो भी तरीका पसंद आया आप उससे कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। इसमें हमने 3 क्वेश्चन ही लिए हैं और ये तीनों क्वेश्चन ही अलग हैं। तो देखिए क्या कहा गया है सेकंड क्वेश्चन में। अभी पहला क्वेश्चन था वो हमारा हाइपरमेट्रोपिया से पहले मायोपिया का था, और अभी ये है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, दूर की चीजें हमें नजर आती हैं क्लियर, लेकिन पास की चीजें हमें धुंधली नजर आती हैं, इसे हम क्या कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अब क्या है, वहाँ फार पॉइंट दिया था, यहाँ क्या दिया है नियर पॉइंट दिया हुआ है। तो कुछ भी हो वो आपका वी कहलाएगा। तो ये वी की वैल्यू कितनी थी, ये 75 सेंटीमीटर है। और ये कह रहे हैं उस बंदे को हम क्या दें ऐसा कि उसको क्लियर नजर आने लगे 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई एक बुक। इसका मतलब जो बुक की वैल्यू है ये क्या है, यू दिया हुआ है, तो यू कितना है आपका 25 सेंटीमीटर। बुक को 25 सेंटीमीटर पर रखा जाए और वो आसानी से पढ़ ले, क्योंकि हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन भी 25 होता है। अगर ये ना दिया होता तो क्वेश्चन में हम जब भी यू की वैल्यू हम 25 ही मानते हैं, याद रखिएगा आप इसको, ये खास पॉइंट है इसमें। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन कितना होता है 25। तो हमने यहाँ देखिए यू ले लिया 25 और वी ले लिया 75। इन दोनों को हमने मीटर में कन्वर्ट किया। तो 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 मीटर में आ जाएगा। इसी तरह से 75 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 या 75 और 25 चौक 100, तो आपका 3/4 आ जाएगा। ये भी निगेटिव में आएगा। अब हम क्या निकालेंगे, फोकल लेंथ निकालेंगे, लेंस फार्मूला इसमें यूज करेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये वाला फार्मूला है देखिए ऊपर। उसके बाद हमने लिखा 1/3/4 1/-1/4। यहाँ 4 ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला 4 भी न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो आपका ये देखिए यहाँ 4 आ गया और यहाँ पर भी एक 4 आ गया। एलसीएम लेंगे हम 3 आएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 8/3 आ जाएगा। ठीक है। अभी आपकी जो 8/3 है ये 1/f की वैल्यू निकली है। इसको हमने ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि हमें एफ से मतलब नहीं है। हमें क्या निकालना था, सवाल में कहा गया था कि पावर निकालें, तो हम एफ को ऐसे भी छोड़ सकते हैं 8/3 करके। अब पावर क्या होता है 1/f होता है, क्योंकि एफ यहाँ मीटर में है इसलिए 1/f लगाएंगे। सेंटीमीटर में होता तो 100/f लगाते। तो यहाँ 8/3 लिख देंगे 1/f की जगह पर, और जब 3 से 8 को डिवाइड करेंगे 2.66 डायोप्टर हमारा आंसर आ जाएगा। अभी यहाँ हमारा प्लस में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ हमने लेंस जो यूज किया है कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया है। यही हमने क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी किया है, वो देख लें आप। सवाल में कहा था कि नियर पॉइंट दिया हुआ है कितना है 75 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हम एक्स डैश मानेंगे। और जो बुक की दूरी थी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन वो कितना था 25 सेंटीमीटर है, इसको हमने मान लिया डी। अब फोकल लेंथ का एक फॉर्मूला होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा है। किसी ने अगर लास्ट लेक्चर ना देखा हो तो वो आप जरूर देख लें, ठीक है। वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन है इसमें भी आपको मिल जाएगा। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स डैश डी अपॉन एक्स डैश माइनस डी। ये फॉर्मूला लगा देंगे तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 इंटू 25 अपॉन 75 माइनस 25। यहाँ 25 से जब 50 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। इस 2 से हम 75 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आया हमारा 37.5। अब पावर निकालेंगे, पावर क्या हो जाएगा 100/f। अब यहाँ 37.5 ना रखकर आप ये भी रख सकते हैं 75/2, जो कि हमने यहाँ इक्वल टू में दिखाया भी है। यहाँ 75/2 लिखा है, तो 100 ऊपर है और 75/2 नीचे है। तो इस 2 को हम क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे 100 के पास, तो ये 200 हो जाएगा। तो ये 200 हो गया। इस 200 को डिवाइड करेंगे 25 से तो 8 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से 75 को डिवाइड करेंगे 25 से तो आंसर 3 आएगा। तो 8/3 का आंसर फिर से वही आ गया 2.66 डायोप्टर। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आए तो आपको आराम से इसके 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर कहा गया है कि एक ग्लास प्रिज्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 30
ये कह रहे हैं इसका ग्लास प्रिज्म का जो एंगल दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है इसका। जो 30 दिया हुआ है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है 30 डिग्री, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, इसको याद रखिएगा थोड़ा, ठीक है। ये कह रहे हैं रे ऑफ लाइट इज पास थ्रू द प्रिज्म विच अंडरगो अ मिनिमम डेविएशन ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक ग्लास प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है इसका, और ये जो 30 है यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए आप क्या करेंगे, इस 30 को एंगल ऑफ प्रिज्म मान लेंगे, ये ए है, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म है ये, ठीक है। तो कितना है, 30 डिग्री है। क्वेश्चन में आप करेक्शन कर लें, यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, 60 डिग्री है। फॉर्मूला लगाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, क्या होता है, साइन ए प्लस डी अपॉन 2 और साइन ए अपॉन 2। ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, और डी क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। कितना है, ये 30 है और ये 60 है, दोनों को जोड़ेंगे इस तरह से, यहाँ 60 है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ये आ गया 60 और 30 90 हो गया। 90 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा 45 आया, और 60 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा 30 डिग्री आ गया। अब 45 की वैल्यू जो होती है साइन में 1/√2 होती है, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 होती है। यहाँ से इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 × 2 और 1/√2 आ जाएगा। √2 को हम, √2 हो या कोई भी वैल्यू हो रूट में, हम डिनोमिनेटर नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इस √2 को रेशनलाइज कर देंगे। तो देखिए 2 बार लिखा गया है, √2 को 2 बार लिखा है हमने, और जब ये √2 2 बार है तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। इस 2 से इस 2 को हमने क्या किया, एक बार कैंसिल आउट कर दिया, हमारा √2 बचा, और इस √2 को हम क्या कहते हैं, 1.414 कहते हैं। इसका मतलब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया, 1.414 हो गया। और यहाँ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। अब आपको क्या करना है, जो आपका मास्टरमाइंड है उससे आप प्रिपेयर करें। यूपी बोर्ड के बच्चे और जो एमयू के बच्चे हैं वो सिर्फ इसी को पढ़ लें, बहुत है, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, और ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ। अब आप अपनी तैयारी को जारी रखें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है वो भी। यूपी बोर्ड में उसमें 9 नंबर का एग्जाम में आता है, जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो 9 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो उसको करने के बाद फिर हम आगे चैप्टर करेंगे। तो जब तक के लिए चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, सी यू।